साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुजन समाज में महान वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला डाला और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम उनके बारे में बताना ही नहीं चाहता। आजादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 महान वीरांगनाओं के बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आती है वीरांगना ऊदा देवी। दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थीं, जबकि उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। ऊदा देवी हजरत महल बेगम की सेना का हिस्सा थीं। वो अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थीं। ऊदा देवी पहले वहां पर सेविका थीं और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी थीं। सेना में गार्ड प्राय दलित जाति की महिलाएं हुआ करती थीं। ये महिलाएं बहुत ऐसी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थीं जिनका काम सेवा था, लेकिन सेवा के साथ उनमें से कुछ को चुनकर रानी या रानियां या राजा उनको प्रशिक्षित करते थे। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। दलित लेखक एवं पत्रकार मोहनदास नईमिशराय कहते हैं कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जिसमें उनके पति की भी मृत्यु हो गई, और वहीं से उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। वो बताते हैं, पति की मौत का सदमा ऊदा देवी के लिए प्रेरणा बन गया और वहीं से उनकी सोच और विचार में बदलाव हुआ। ऊदा देवी पासी समुदाय से आती थीं। विचारकों का एक तबका ये भी मानता है कि ऊदा देवी ने वीरता की मिसाल पेश कर सभी को दंग कर दिया। लखनऊ के सिकंदरबाग इलाके में घना चौड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना ऊदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मारा। वे बताते हैं, जहां यह घटना घटी वहां कैप्टन वायलस और डाउसन पहुंचे और अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखकर कुछ होने का वहां इशारा किया। यह पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। फिर जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा कि गोली ऊपर से आ रही है और एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा है। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर नीचे से इन लोगों ने उन्हें गोली मारी और वो फिर गिरी। वे खून से लथपथ थीं और जब उनका जैकेट हटाया गया तो अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि ये पुरुष नहीं महिला थी, और फिर उस महिला की पहचान ऊदा देवी के रूप की गई। ऊदा देवी ने अंतिम सांस तक 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया। वीरता की यह कहानी लोक कथाओं और जनस्मृतियों में जिंदा रही, लेकिन वक्त के साथ इस वीरता को अंजाम देने वाली ऊदा देवी का नाम मनुवादी इतिहासकारों द्वारा दबा दिया गया। ऊदा देवी के वंशज कमल कहते हैं कि वीरांगना ऊदा देवी का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक चेतना के तौर पर ऊदा देवी का बहुत बड़ा योगदान है और अगर सरकार चाहेगी तो पाठ्यक्रम में शामिल करके उन्हें सम्मान दे सकती है। ऊदा देवी सरीखी महिलाओं का नाम इतिहास की किताबों से गायब है, लेकिन उनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान ने सामाजिक हाशिए पर बैठे लोगों को उस सूची में जगह दिलाई है जहां आमतौर पर ऊंची जाति के लोगों और पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में दलितों और औरतों की भूमिका को रोशन किया है। ये एक मिसाल भारत के गणतंत्र में असली गण की पहचान कराती है। नंबर 2 पर आती हैं झलकारी बाई, एक महान और आदर्श वीरांगना महिला जिसके बारे में जानकर पूरे भारतवासियों को गर्व महसूस होता है। ऐसी झांसी की झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 20 नवंबर को एक गरीब कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा उर्फ मूलचंद कोली और माता जमुनाबाई उर्फ धनिया था। झलकारी बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। बचपन से ही झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हानी से उसको मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी। एक अन्य अवसर पर जब गांव के एक व्यवसायी पर डकैतों के एक गिरोह ने हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया, जो बहुत बहादुर था। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरन के साथ वे झांसी आ गई।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वे महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ, मालिक के प्रति निष्ठा दिखाते हुए स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उस युद्ध के दौरान एक गोला झलकारी को भी लगा और जय भवानी कहती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। उनका निधन 4 अप्रैल 1857 को झांसी में हुआ था। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी आभा बिखेरता है। ऐसी महान वीरांगना थीं झलकारी बाई। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। झलकारी बाई के सम्मान में सन 2001 में डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसी महान वीरांगना झलकारी बाई सन 1857 की जंग-ए-आजादी का एक ऐसा नाम जिसके हौसले और बहादुरी ने भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया है। उनके सम्मान में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी ये पंक्तियां उनकी वीरता का बखूबी वर्णन करती हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। नंबर 3 पर आती है वीरांगना अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई भारत की महान वीरांगना थीं, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई का वही योगदान है जो रानी लक्ष्मीबाई का है। इसी कारण रानी अवंतीबाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है, परंतु रानी अवंतीबाई को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला पाया जो रानी लक्ष्मीबाई को मिला हुआ है। इतिहास इन दोनों महान वीरांगनाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहनी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा ग्राम मनकेहनी में हुई। जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ तय किया। राजा लक्ष्मण सिंह रामगढ़ के शासक थे। राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। राज्य संचालन रानी अवंतीबाई ही करती थीं। इनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। इनके दोनों पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह छोटे ही थे कि राजा विक्षिप्त हो गए और राज्य की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गई। यह समाचार सुनकर अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कोर्ट ऑन एफ वार्ड्स की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ राज्य कोर्ट ऑन एफ वार्ड्स के अधीन चला गया। अंग्रेजों की इस हड़प नीति को रानी जानती थी और दोनों सरबराहकारों को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। इसी बीच अचानक राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। लॉर्ड डलहौजी की राजे रजवाड़ों को हड़पने की नीति, जिसे व्यापगत का सिद्धांत या डलहौजी की हड़प नीति कहा गया, जिसके कारण सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी सहित कई देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया और अन्य रियासतों को हड़पने का अंग्रेजी कुचक्र देश जोर शोर से चल रहा था। अंग्रेजों के इस कुचक्र का राजे रजवाड़ों ने विरोध किया, जिसका रानी अवंतीबाई ने भी विरोध किया। पूर्व में आसपास के राजाओं और जमींदारों का विशाल सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता गोंड राजा शंकर शाह ने की। राजा शंकर शाह को मध्य भारत में क्रांति का नेता चुना गया। इस सम्मेलन में प्रचार प्रसार का कार्य रानी अवंतीबाई को सौंपा गया। प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गईं। इसके पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। तुम्हें धर्म ईमान के सौगंध है। जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। जो राजा, जमींदार और मालगुजार पुड़ियां ले, तो इसका अर्थ क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना था। अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे और अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेज लगातार अपनी शक्ति सहेजते रहे। अंग्रेजों ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर नियंत्रण कर लिया और मार्च 1858 के दूसरे सप्ताह में रीवा नरेश की सहायता से रामगढ़ को घेर लिया और रामगढ़ पर हमला बोल दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई की सेना, जो अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी साहसपूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपने किले से निकलकर डिंडोरी के पास देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की सेना रानी अवंतीबाई का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गई। यहां वीरांगना रानी अवंतीबाई पहले से ही मोर्चा लगाए बैठी थी।
20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने शाहपुर के पास स्थित तालाब के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की और युद्ध मैदान में उतर गई। यहां अंग्रेजों और रानी के बीच घमसान युद्ध हुआ। रानी अवंतीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता देख वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपनी तलवार निकाली और कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ अंग ना छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। इतना कहकर रानी अपने सीने में मारकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नंबर 4 पर आती हैं महान वीरांगना फूलन देवी। 1963 में यूपी के जालौन जिला के छोटे से गांव गोराहा का पूर्वा में एक लड़की का एक मल्लाह जाति में जन्म होता है, जिसका नाम फूलन रखा जाता है। मल्लाह उससे बोलते हैं जो नाव चलाता है। फूलन देवी के परिवार में कुल 6 लोग थे। माता पिता, सबसे बड़ी एक बहन, उसके बाद 2 भाई और सबसे छोटी फूलन देवी। फूलन देवी के पिता नाव चलाते थे और बेहद गरीब परिवार था इनका। इनके पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा भी था जिससे ये अनाज उगा लेते थे, लेकिन उसके कई हिस्से पर फूलन देवी के चाचा और उसके बेटों ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण फूलन देवी का परिवार दुखी रहता था। जिसके कारण फूलन देवी 10 साल की उम्र में ही अपनी बहन के साथ अपने चाचा और उसके बेटे से लड़ाई कर ली और 10 साल की उम्र में ही उसने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे दिया था। उसी समय एक दुखद घटना होती है कि फूलन के दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। घर के लोग दुखी परेशान, उस पर से फूलन देवी जो बार बार चाचा और उनके बेटों से लड़ने लगती, यहां तक कि जब उसके चचेरे भाइयों ने उसे मारा तो फूलन देवी भी पत्थर से उसको मार दिया करती। अब फूलन देवी के आसपास के लड़कों से भी झगड़े होने लगे और किस्से घर में आने लगे। अब माँ बाप पहले से परेशान और बेटी की इस हरकत से और परेशान होकर फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में एक 35 साल के लड़के से कर दी जाती है। अब उस समय यूपी बिहार में बाल विवाह था, लेकिन लड़की को लड़के के घर बालिग होने पर भेजा जाता। लेकिन फूलन देवी के पिता फूलन देवी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने पति के घर भेज दिया। उसके बाद 11 साल की उम्र में ही अपने पति के घर जाती है, जहां उसके पति फूलन के साथ जबरदस्ती करते हैं, उसका रेप करते हैं, जिसके कारण फूलन भागकर अपने घर आ जाती है। लेकिन पिता बार बार उसे ससुराल भेज देते हैं, जहां बार बार उसके साथ जबरदस्ती किया जाता, जिसके कारण फूलन देवी अपने पति से डरने लगी और ये बात उसके मन में बैठ गई। जब बार बार वो भागकर अपने घर आती तो पिता ने परेशान होकर पास के पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवा दी कि फूलन ने सोने की अंगूठी चोरी कर ली है। अब पुलिस पहले से फूलन को जानते थे कि ये शांत नहीं है, शर्माती नहीं है। उसके बाद फूलन को 3 दिन तक जेल में रखा जाता है। कहते हैं कि उन 3 दिनों तक फूलन का पुलिस वाले रेप करते हैं। जब वो बाहर आती है तो पिता फिर उसे अपने ससुराल भेज देते हैं, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो उसके पति दूसरा शादी कर लेते हैं और फूलन को उसके सामान सहित वापस घर भेज दिया जाता है। कहते हैं ये सब अब तक पूरे गांव के लोगों को पता चल चुकी थी और वहां फूलन के जाति मल्लाह के ही कुछ लोग जो डाकू थे, उनके साथ फूलन की जान पहचान होती है और उनके जरिए फूलन चंबल घाटी पहुंच जाती है। जिस गैंग में वो थी, उस गैंग के लीडर का नाम था बाबू गुर्जर और जो दूसरे नंबर पे था वो फूलन के ही जाति का था, जिसका नाम था विक्रम मल्लाह। चूंकि फूलन विक्रम मल्लाह के जाति की थी, इसलिए विक्रम का फूलन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एक रात उस गैंग के लीडर बाबू गुर्जर ने फूलन के साथ रेप करने की कोशिश की। जब फूलन देवी की चिल्लाने की आवाज विक्रम को सुनाई दी तो वो वहां आया और फिर बाबू और विक्रम में लड़ाई हो गई, जिसमें विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को मार दिया। अब ये बात गैंग में फैल गई कि लीडर की मौत फूलन देवी के कारण किया गया है। अब गैंग का लीडर विक्रम मल्लाह बन जाता है। विक्रम ने ही फूलन को डाकू के सारे गुण, बंदूक चलाना सब सिखाया और उसके कुछ दिन बाद फूलन देवी उस गांव में जाती है जहां उसका विवाह बचपन में किया गया था और अपने आदमियों के साथ मिलकर फूलन देवी अपने पति को घसीटकर बाहर लाती है और उसे अधमरा होने तक मारती है। इसके बाद वहां पर्ची लिखवा देती है कि इस गांव में अगर किसी बच्ची के साथ शादी किया गया तो उस आदमी को फूलन मार देगी। इसके कुछ दिन बाद उस गैंग को 2 और लीडर श्री राम और लाला राम जो जेल में थे वो छूट कर आते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि गैंग के सरदार की मौत विक्रम ने फूलन देवी के कारण की है, उसके बाद गैंग में फुट पड़ जाती है। जितने बड़े जाति के यानी श्री राम और लाला राम के लोग राजपूत जाति के श्री राम और लाला राम के साथ हो जाते हैं और जितने मल्लाह जाति के थे सब विक्रम के साथ हो जाते हैं, जिसमें फूलन भी थी। अब चूंकि फूलन देवी के गैंग में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उस गैंग में ज्यादातर लोग राजपूत थे और दोनों गैंग में लड़ाई हो जाती है जिसमें विक्रम मल्लाह और उसके आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद श्री राम और उसके आदमी फूलन देवी को उठाकर अपने गांव बेहमई ले गए, जहां 3 हफ्ते तक फूलन देवी को नग्न अव्यवस्था में एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां बारी बारी से 3 दर्जन लोग रोज फूलन देवी का रेप करते थे। इन बीच वहां गांव के एक मल्लाह जाति के आदमी को इसकी भनक लगती है। फिर उसने फूलन देवी के गैंग के 2 लोग जो बच गए थे उनके साथ मिलकर फूलन देवी को वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। चूंकि 3 हफ्ते हो गए थे और फूलन की हालत बहुत खराब थी, रेप होते रहने के कारण तो उसकी देखरेख में जो लोग थे वो भी लापरवाह हो गए थे,
जिसका फायदा उठाकर ये 3 लोग फूलन को वहां से निकल ले गए। उसके बाद फूलन देवी ने अपने साथी की मदद से अपने गांव के आसपास के मल्लाह जाति के लोगों को अपने गैंग में शामिल करने लगी और उस गैंग की लीडर खुद फूलन देवी बनी। अब फूलन देवी अपने गैंग के साथ लूटपाट करने लगी और ज्यादातर ये लोग उच्च जाति के लोग को लूटते। अभी तक फूलन देवी यूपी के आसपास इलाके तक ही जानी जाती थी और वहां ये अपने जाति के लोगों की मदद करती, उनके शादी में खर्च को उठाती और बदले में वहां के लोग भी फूलन को पुलिस की खबर देते, पुलिस की मुखबिरी करते। रेप के ठीक 7 हफ्ते बाद यानी को फूलन को खबर मिलती है कि श्री राम और लाला राम, जिसके आदमियों ने 3 हफ्ते तक फूलन का रेप किया था, वो अपने गांव के एक शादी में आने वाले हैं। फूलन अपने आदमियों के साथ पुलिस के कपड़े में, ताकि कोई पहचान ना पाए, वहां पहुंचती है। लेकिन उसके पहले श्री राम और लाला राम को इसकी खबर मिल जाती है और वे इस शादी में नहीं आते हैं। अब शादी में जिन्होंने फूलन के साथ रेप किया था उनमें से केवल 2 लोग मिलते हैं। कहते हैं कि फूलन इतने गुस्से में थी कि उन्होंने उस शादी के सभी आदमियों को एक तरफ कर दिया और अपने आदमियों के साथ वहां कुल 20 लोगों को एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस सामूहिक हत्याकांड की खबर जंगला की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और इसके बाद ही फूलन देवी पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी खबर बन जाती है और फूलन को उपाधि मिलती है। अब चूंकि ये बड़ी जातियों का मामला था तो जगह जगह फूलन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और फूलन देवी को पकड़ने की मांग तेज होने लगी। उस समय यूपी के सीएम थे वीपी सिंह और देश की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे। भिंड और चंबल लगभग एक ही था। भिंड से ही चंबल की शुरुआत होती है। एसपी ने फूलन से बातचीत करने की कोशिश की उनके और फूलन के बीच एक आदमी के जरिए, ताकि फूलन सरेंडर कर दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच फूलन के कई साथी मारे गए लेकिन फूलन पकड़ में नहीं आई। ये सब होते होते 2 साल बीत गए लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं आई। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बातचीत का रास्ता निकालने की बात कही, जिसके बाद एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी कोशिश तेज कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद फूलन देवी बात करने को राजी हो गई और सरेंडर करने के लिए राजी हो गई। अब इसका कारण यह भी था कि फूलन देवी के कई आदमी मारे जा चुके थे। गांव के लोग जो जंगलों तक राशन पानी पहुंचाते थे वे पुलिस के कारण नहीं पहुंचा पाते थे और फूलन भी बीमार रहने लगी। लेकिन फूलन देवी ने सरेंडर होने के लिए 6 शर्तें रखी। वो यूपी में सरेंडर नहीं करेगी क्योंकि उन्हें पुलिस पे भरोसा नहीं था। वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेगी तो वहां सीएम मौजूद होने चाहिए। उस समय वहां के सीएम अर्जुन सिंह थे। वो पुलिस के पास सरेंडर नहीं करेगी बल्कि वो दुर्गा माता और महात्मा गांधी के फोटो के पास अपने हथियार रखकर सरेंडर करेगी। उनके या उनके साथियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। फूलन देवी को छोड़कर उनके साथियों को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी और उसके बाद सबको जमीन दी जाए ताकि वे सम्मानित जीवन जी सके। जिस दिन और जहां सरेंडर करेगी वहां उनके परिवार के सभी लोग होने चाहिए। सरकार ने सभी शर्तों को मान लिया और फरवरी 1982 में भिंड के एक स्थान पर फूलन देवी और उसके आदमियों ने दुर्गा माता और गांधी जी के फोटो के आगे अपने हथियार बारी बारी से रखकर सरेंडर कर लेते हैं। अब जब फूलन सरेंडर कर रही थी 300 पुलिस वाले उपस्थित थे। वहां के सीएम अर्जुन सिंह थे और फूलन को देखने के लिए करीब 15,000 लोग वहां आ गए थे, जिन्हें संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस तरह फूलन देवी जंगलों से निकलकर जेल पहुंच गई, लेकिन शायद उन्हें हमारी सिस्टम के बारे में मालूम नहीं था। फूलन देवी पर 48 मामलों पर केस दर्ज किया गया, लेकिन केस की 11 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई और बिना सुनवाई के फूलन देवी 11 साल जेल में रही। इसी बीच उनका 2 ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें कहा गया कि उनका बच्चा दानी निकाल लिया गया है ताकि कोई दूसरा फूलन देवी जैसा ना आ पाए। बार बार बीमार होने के कारण फूलन देवी को पे रोल पे रिहा किया जाता है। अब तक लोगों के दिल में फूलन देवी के लिए फूलन देवी की कहानी को जानकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। जिस तरह बचपन से फूलन देवी पे अत्याचार किया गया, ये सब बातों से लोगों में फूलन की ओर दया भावना जागृत हो गई थी। उस समय यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव। उन्हें जब पता चला कि फूलन देवी पे रोल पे बाहर है और 11 साल से बिना सुनवाई के जेल में रही है और ये भी कि लोगों में उनकी काफी लोकप्रियता है, उसके बाद मुलायम सिंह ने फूलन देवी पे लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया। अब जबकि फूलन पर अब कोई केस ही नहीं रह गया तो अब वो एक आजाद नागरिक थी। इसी बीच अचानक फूलन देवी उम्मेद सिंह बिल्डर से शादी कर लेती है। फूलन देवी की लोकप्रियता इतनी थी कि उनसे लोग मिलने को बेताब रहते थे। इसी का फायदा उठाकर मुलायम सिंह ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो जीत भी गई और इस तरह जंगलों से निकलकर फूलन देवी लोकसभा की सदस्य बन गई। उसके बाद फिर चुनाव हुआ जिसमें वो हार गई, लेकिन 2000 में सांसद रहते हुए शेर सिंह राणा के द्वारा गोली मार दिए जाने के कारण इनकी मौत हो जाती है। ये था महान वीरांगना फूलन देवी की 1963 से 2001 तक का सफर, जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक इंटरव्यू में फूलन देवी ने कहा था कि काश वो एक आम आदमी की तरह शुरू से जीवन जी पाती।
वीरांगना फूलन देवी करोड़ भारतीय महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम।